नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से चर्चा करने आए हैं। दरअसल भोपाल ताल तलैयों का शहर कहलाता है, लेकिन क्या कारण है कि भोपाल को वेटलैंड सिटी का दर्जा नहीं मिल पाया। आप रामसर साइड तो भोपाल है, लेकिन वेटलैंड सिटी नहीं बन पाई। अभी जो भारत सरकार ने वेटलैंड सिटी के दर्जे देने के लिए जिन 3 शहरों का चयन किया था, उनमें एक उदयपुर था, दूसरा इंदौर और तीसरा भोपाल। इंदौर से ज़्यादा तालाब, इंदौर से ज़्यादा जल ग्रहण क्षमता जो है भोपाल के तालाब में है। इसके बाद भी क्या कारण है कि भोपाल को वेटलैंड सिटी का दर्जा नहीं मिला। यह दर्जा ना मिलने से हमारा कितना नुकसान हुआ, भोपाल शहर का कितना नुकसान हुआ, मध्य प्रदेश की राजधानी का कितना नुकसान हुआ, इस मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पर्यावरणविद, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश के जो संत राजनेता रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कैलाश जोशी जी के बेटे हैं दीपक जोशी, जो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे हैं, लेकिन आजकल वे पर्यावरण के लिए लड़ रहे हैं, भोपाल तालाब को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, भोपाल के पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और भोपाल में जो वन्य जीव हैं उन्हें बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम दीपक जी से समझते हैं कि ये जो हुआ है, रामसर साइट का दर्जा मिलने पर भोपाल को करीब 300 से 600 करोड़ रुपए के आसपास मिला था, तमाम सारी ऐड मिली थी, लेकिन अब जो वेटलैंड का दर्जा नहीं मिला है, इससे भोपाल का कितना नुकसान हुआ है और आखिर ये दर्जा क्यों नहीं मिला, हम पूरा समझते हैं दीपक जी से। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, पहले मैं अपने चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप बड़े तालाब के लिए जिस शिद्दत से लड़ रहे हैं, भोपाल की पूरी वाटर बॉडीज़ को बचाने, भोपाल की हरियाली को बचाने, भोपाल के वन्य जीव को बचाने, मैं आपको बधाई देता हूं। और मेरा पहला प्रश्न ये है कि वेटलैंड सिटी का दर्जा ना मिलने पर भोपाल का कितना नुकसान देख रहे हो आप? रविंद्र जी, देखिए, रामसर ये पूरा अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जिसमें पर्यावरण की चिंतित होकर लोगों ने 2000 में जो रामसर संधि की थी, उसके तहत भोपाल का बड़ा तालाब मध्य प्रदेश का पहला रामसर साइट रहा। वेटलैंड सिटी भी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए संतुलित विकास को और जल संरचनाओं के संरक्षण को लेकर किया जाता है। अब हम देखें कि उदयपुर झीलों का नगर कहते हैं, लेकिन उदयपुर से भी भोपाल कहीं ना कहीं बीसा है। इंदौर में अभी अभी थोड़े दिन पहले ही एक तालाब को रामसर साइट मिला, लेकिन स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश का ही हमारा शहर है, इसलिए हमें उसके लिए भी कहीं ना कहीं शुभकामनाएं दे सकते हैं हम लोग। लेकिन भोपाल का बड़ा तालाब, भोपाल के बड़े तालाब पे लोग गर्व करते हैं, कहते हैं कि ताल तो ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। आज वो शहर वेटलैंड से दूर हो गया। क्या कारण है? हमें जहाँ तक याद आता है कि हमने रामसर को मई 24 में एक लेटर लिखा था और जिसमें कहा था कि आपकी ये जो संरचना, जो रामसर साइट है, इसको कहीं ना कहीं कुछ लोग बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें ये ज्ञात हुआ कि रामसर, जो कि आजकल इंटरनेशनल व्यवस्था, आपको पता, सैटेलाइट के माध्यम से सारी जानकारी हो जाती है, तो रामसर वालों ने सैटेलाइट के माध्यम से पूरी जानकारी निकाली और निकालने के बाद उन्हें लगा कि भोपाल का तालाब तो कॉलोनियों के, गार्डनों के, बड़े लोगों, रसूखदारों के, फार्म हाउसों के घेरे में आ गया। 2-4 साल बाद, 5 साल बाद ये तालाब ही खत्म हो जाएगा, तो हम इसे रामसर में क्यों जोड़ें? आज रामसर से जिस प्रकार भोपाल बाहर हुआ है, रविंद्र जी, आप और हम तो आवाज़ उठाते हैं, ये आवाज़ लोगों तक पहुंचती भी है। और मेरे ख्याल से आपने और हमने जो शुरुआत की थी, पहला प्रयत्न आपके सबकी खबर से शुरू हुआ था, जिसके माध्यम से हमने रामसर को पत्र लिखा था और पत्र लिखने के बाद रामसर वालों को बाकायदा जवाब आया था, और मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत त्वरित जवाब। हमने मेल किया, तीसरे दिन हमारे पास जवाब आ गया कि हम नेसेसरी एक्शन के लिए भारत सरकार को लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा भी था कि आपका ये जो रामसर साइट है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम इसको रामसर टैक्स से हटा देंगे। इसकी भी जानकारी हमारे पास है। लेकिन आज इतना बड़ा तालाब, जिससे मेरे ख्याल से भोपाल का हर एक कलेक्टर होकर गुजरता, दोनों तालाबों के बीच से गुजरता, कलेक्टर आज भी आपको पता है कि कहाँ है, कलेक्टर साहब निवास कहाँ करते, इन सबके रहते हुए, रसूखदारों को रहते हुए, पूरा भोपाल का अमला, प्रशासनिक अमला, राजनीतिक अमला, बड़े लोगों का अमला, सबका सब यहाँ मौजूद होने के बाद, ये रामसर साइट होने के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि भारत में कम से कम 75 रामसर साइट बने 2014 के प्रधानमंत्री बनने के बाद। आज हमें बड़ा गर्व है कि प्रधानमंत्री जी की उस बात के कारण हमारे यहाँ 85 रामसर साइट हैं भारत में। लेकिन हम 3 शहरों को भेजने के बाद अपना शहर भोपाल, जो कि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बहुत अव्वल था, ताल के रूप में जाना जाता है, लेकिन जिस प्रकार से इसको स्टेक से हटा दिया गया, उसका जिम्मेदार मेरा मानना है कि
संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था रही है। और सरकार ने जो प्रेजेंटेशन दिया होगा, तो प्रेजेंटेशन में मुझे लगता रविंद्र जी कि हमारी जब बात हमने उठाई थी तो उन अधिकारियों को लगा होगा कि अगर ये वेटलैंड सिटी में भी आ गया तो हो सकता है हमारी ज़मीनों को नुकसान पहुँचे। तो जानबूझ के भी षड्यंत्र करके भोपाल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो या तो कमज़ोर किया गया होगा या भोपाल के पक्ष को रखने में कहीं न कहीं बेईमानी की गई होगी। दीपक जी, आपका ये मानना है कि यदि भोपाल वेटलैंड सिटी बनता तो इसको बहुत सारी आर्थिक मदद आती, इस शहर का विकास होता, इस शहर का सौंदर्यीकरण होता, आपको कितना नुकसान लग रहा है? मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, इस शहर का, इस राजधानी का कितना नुकसान हुआ इस इन अधिकारियों की एक मनमानी के कारण? देखिए, रामसर साइट बनने के बाद बड़े तालाब को लगभग 600 करोड़ रुपए की सहायता जापान द्वारा दी गई थी। आज बड़ा तालाब का जो पूरा जंगल, जो बाउंड्री, जो दोनों वाटर बॉडियाँ हमारी बची है, उसमें बहुत हद तक वो जापान सरकार का सहयोग था। आज बड़ी सहायता राशि हमको वेटलैंड सिटी के कारण मिलती। वेटलैंड सिटी का मतलब मेरा ये मानना है कि आज पूरी दुनिया कहीं न कहीं उस मोड़ पे आ गई है जिस मोड़ पे वो रोमांच को देखना चाहती, जंगलों को देखना चाहती, वाटर बॉडी को देखना चाहती। अब मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश में मां नर्मदा है, लेकिन इसके बाद हमारा इतना बड़ा रोमांच जो वेटलैंड सिटी के रूप में दर्ज होता तो लोगों को लगता भोपाल है, भोपाल के आसपास का सौंदर्यीकरण देखने, तो हमारे टूरिस्ट बहुत व्यापक पैमाने पे आते। आज भोपाल में एक बहुत बड़ी वो चीज़ रुक गई जिससे भोपाल को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है दोनों तरफ से। एक तरफ तो सहायता नहीं मिलेगी, दूसरी तरफ हमारे यहाँ रोजगार की उपलब्धता बढ़ जाती टूरिज्म के कारण, वो भी रुक गई। दीपक जी, आपने कहा कि जापान ने 600 करोड़ की मदद करके इस तालाब को बचाने का काम किया, लेकिन मेरे को याद है कि जब जापान की जो मदद आई थी उस समय बाबूलाल गौर जैसे नेता थे इस भोपाल शहर के पास, जो लड़ते थे तालाब के लिए, यहाँ से दिल्ली तक लड़ाई लड़ते थे, जिस मंच पे चाहे वो खड़े नजर आते थे। आपको नहीं लगता कि इस समय राजनीतिक इच्छा शक्ति की कुछ कमी आई है? जिनके पास तालाब बचाने की जिम्मेदारी है, जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो क्यों चुप्पी साध के बैठे हुए हैं? वो क्यों नहीं, ये जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, कॉलोनियां बन रही हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे? रोहित जी, मैं तो स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, मैं तो राजनीतिक परिवार से और भोपाल में 12 साल की उम्र से आ गया था। लगभग आज 50 साल भोपाल में रहते रहते मुझे हो गया। सबको बहुत नज़दीक से देखा मैंने माननीय सुशील चंद्र जी वर्मा को देखा, बाबूलाल जी गौर, लक्ष्मी नारायण जी शर्मा, गौरी शंकर कौशल, कैन प्रधान, रसूल अहमद सिद्दीकी, यहाँ तक कि मैं कहूँगा आरिफ अकील जैसे व्यक्ति को भी इन चीज़ों के लिए लड़ते हुए देखा मैंने, क्योंकि मैं छात्र राजनीति में रहा हूँ। काफ़ी हद से एक बार एक मामले में रसूल अहमद सिद्दीकी कांग्रेस से मंत्री थे, लेकिन उन्होंने हमको बुलाया कि ये नुकसान हो रहा, आप विपक्ष में, आप इस चीज़ को उठाइए। ये रसूल अहमद सिद्दीकी जी ने किया। आरिफ अकील जी ने एक बार हमसे बोला था कि इस मामले में आपको आना चाहिए। कहीं न कहीं राजनीति को दूर रख के भोपाल को बचाने का प्रयत्न होता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि कहीं न कहीं भोपाल की, जैसे कहते हैं ना कि किसी की सुंदरता पे नज़र लग जाती है, तो भोपाल की सुंदरता पे नज़र लग गई और लोगों को लगा कि इस चीज़ को कैसे हड़पा जाए। पहले तो आपने देखा ब्यूरोक्रेट्स ने वेल प्लान, आज भी मैं कह सकता हूँ वेल प्लान, उन्होंने खेल गाँव बसाया, फिर उन्होंने भोज विश्वविद्यालय बसा दिया, उसके आसपास उन्होंने सारे फार्म हाउस खरीद दिए। आज आप देखो कि तालाब की बाउंड्री से कैच होकर, आपके साथ हम गए थे, किस प्रकार से कॉलोनी, किस प्रकार से एक IPS अधिकारी का मकान तालाब के अंदर विद्यमान है। तो ये सब हमने देखा और अभी भी पता चला कि एक कोई वन बन रहा है, उस वन के आसपास जो ज़मीनें हैं वो बड़े लोगों ने खरीद ली। और सबसे बड़ा रोहित जी ये होता है कि जो प्लान करने वाला है वही और उसके रिश्तेदार ज़मीनों पे पाए जाते, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ज़रूरत थी उन साहब को कि यहाँ ज़मीनें खरीदना थी, उनके रिश्तेदारों को? मैं तो ये मानता हूँ कि ज़मीनों का जो प्रेम हमारे बड़े तालाब की सुंदरता को कहीं ना कहीं लोगों को खींच के ले पाई, और उसी के कारण हमने कहा था, जो पहली लड़ाई हमने शुरू की थी वेस्टर्न बाईपास को लेकर, उस लड़ाई के साथ ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ गई। लेकिन मुझे ये मानना है कि आज ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि संपूर्ण जिम्मेदारी लेने के साथ भोपाल प्रशासन, भोपाल में तो सारा प्रशासन ही है, सारे राजनीतिक नेता हैं, सारे हमारे दबंग लोग हैं जिनका राजनीति में कहने का रसूख है, इन सब लोगों के गठजोड़ से ज़मीन तो हमने खपा दी, लेकिन तालाब को बचाने का प्रयत्न नहीं किया। लेकिन आज जब वेटलैंड सिटी चली गई है तो वेटलैंड सिटी के साथ साथ भोपाल नहीं चला जाए, इसके लिए हम सबको चिंता करना चाहिए। आपकी चिंता सबकी खबर है, खबर सब तक पहुंचती है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट, मुझे लगता है कि पहला रिजल्ट तो आपने देखा कि हमारे इस कारण से ये चीज़ रुक गई। दीपक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछने जा रहा हूँ। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, जहाँ NGT का कोर्ट है, न्यायालय है, हरित न्यायालय जो बना हुआ है, ये क्या शोपीस है क्या?
यहाँ जज बैठते हैं, इतना खर्चा भारत सरकार कर रहा है, ये क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? तमाम सारे देखिए, जहाँ पे न्यायालय बना हुआ है वहाँ से तालाब की दूरी मुश्किल से 3 किलोमीटर है, और वो देख रहे हैं। ये सारे जजों को सब पता है कि चारों तरफ से भोपाल ताल घिरता जा रहा है कॉलोनियों से। तो ये जज क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? क्यों हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं? क्यों आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं? और अब तो कोर्ट को ये अधिकार है कि यदि कोई आवेदन नहीं देता है तो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं ये लोग। नहीं, आपने देखा कि एनजीटी हुआ, दूसरी जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, मैं ईडी और सीबीआई को नहीं कह सकता, हमारी जुडिशरी को मैं कहीं चैलेंज नहीं कर रहा, मेरे को विश्वास है अभी जुडिशरी पे, लेकिन जो बाकी व्यवस्था जुडिशरी के नाम पे बना दी गई, जैसे एनजीटी जुडिशरी के नाम, लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, ये ऐसा है कि कोई पकड़ में आता है तो उसको बचाने के लिए इसमें धर दो। सीधा सीधा मेरा कहना है, जैसे आज एक बड़ा मामला उजागर हो रहा भोपाल पे, वो बचाने का काम है किसी न किसी को, और कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का। मैं रोहिंजी इसलिए कह रहा हूँ कि वेस्टर्न बाईपास पे जो बड़ा खेल हुआ उसको भी कहीं ना कहीं इस न्यूज़ से दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अभी हमारी लड़ाई जारी है। हमको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस चीज़ को अभी तो रोका। केंद्र सरकार ने भी संज्ञान में लिया और एक दूसरा रोड भी उन्होंने इधर भोपाल प्रस्तावित कर दिया। लेकिन अब हमारा कहना है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी से और नितिन गडकरी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि भोपाल के तालाब के साथ जो एक छेड़छाड़ के साथ साथ षड्यंत्र, निश्चित रूप से षड्यंत्र है आने वाली पीढ़ियों को कहीं ना कहीं धन लाभ देने का, उस चीज़ को रोकने के लिए कोई बड़ा कड़ा कदम उठाना चाहिए। अगर इसके लिए कोई कानून बनाकर भी इन लोगों को पकड़ के कानून के शिकंजे में लाना चाहिए, क्योंकि आज आप देख रहे हो कि पशु पक्षी जो जिनको रहने का निवास था, आज हम देखते हैं कि शेर भोपाल में घुसे आए। क्यों कहते हैं कि लोग कि आपने जब उनका निवास ही छीन लिया तो वो कहाँ जाएंगे? पशु पक्षी जाएंगे कहाँ? तो भोपाल जैसे शहर जो अपनी खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है, जिसको एक बहुत बड़ी विरासत राजा भोज ने दी थी, जिस पे हम गर्व करते हैं, उस विरासत को ख़त्म करने का जो षड्यंत्र कुछ चंद अधिकारियों ने, नेताओं ने और दबंग लोगों ने किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई नहीं होगी तो हम निश्चित रूप से प्रमाण जुटाकर उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। एक आखिरी सवाल है, अभी आपने कुछ देर पहले इसी इंटरव्यू में कहा है कि यदि यही हालात रहे तो हमारा तालाब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, एक कॉलोनियों का तालाब। ऐसा लगता है कि कॉलोनियाँ तो अब तालाब के अंदर बनने ही लगी हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या कोई बचाने सामने आएगा, या अंदर हम क्रिकेट खेलते नजर आएंगे? अभी देखा था हमने, तालाब सूख गया था तो क्रिकेट खेल रहे थे, कारें चल रही थी अंदर, मड कार रैली हुई, वहाँ पर सब कुछ हो रहा है। क्या लग रहा है, इस तालाब को बचा पाएंगे या ये तालाब बहुत जल्दी कहना चाहिए एक तरह से वो तोड़ता जा रहा है, दम तोड़ता जा रहा है? ये हमारा शहर तो दुष्यंत का है, उन्होंने तो खूब कहा था कि कौन कहता है आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमने एक पत्थर तो उछाला है, बहुत से पत्थर अब जुड़ने लगे इसमें। मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि हम तो इस चीज़ में नज़दीक से देख रहे। लोग जब कहीं ना कहीं आपकी बात सुनते तो हमसे कहते अरे इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी बड़ी बात हो गई। लोगों ने जब देखा है तो निश्चित रूप से भोपाल की जनता जगेगी, प्रदेश की जनता जगेगी। सरकार में तो मुझे विश्वास है, मोहन यादव जी ने जिस प्रकार से कड़ा कदम प्रारंभ में उठाया था प्रधानमंत्री कार्यालय का, तो हमने देख लिया कि एक लेटर पे उन्होंने कहीं ना कहीं कार्रवाई की है। तो मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं परिणाम सकारात्मक आएगा। हम अपने तालाब को बचाएंगे, ना ये क्रिकेट मैदान बचेगा, ना ये कॉलोनी का गढ़ बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप दीपक जोशी जी मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और इस समय बेशक वे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन इसके बाद भी वे उन तमाम सारे मुद्दों पर लड़ रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी इस मामले में संवेदनशील हैं, लेकिन अभी और बहुत सारे लोगों को संवेदनशील होने की ज़रूरत है। भोपाल शहर को जागने की ज़रूरत है। यदि इस तालाब को अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपना है तो सबको जागना होगा। एक बहुत बड़ा नुकसान भोपाल शहर का हुआ है, वेटलैंड सिटी का दर्जा नहीं मिला है, जिससे बहुत बड़ा रोजगार मिल सकता था, बहुत बड़ा फंड मिल सकता, इस शहर में पर्यटन बढ़ता, लेकिन ये सब ना होने से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तालाब के चारों तरफ जिस तरह से कॉलोनियाँ बन रही हैं, इन्हें रोकने के लिए अब बहुत जल्दी, क्योंकि टाइम कम है, लगातार लोग आगे बढ़ रहे हैं, इन्हें रोकने के लिए जल्दी नहीं हुई तो निश्चित तौर पे हम बहुत लेट होंगे और हम अपने इस लहर लहाते तालाब को बहुत बहुत जल्दी सूखते हुए देख भी चुके हैं और आगे देख भी सकते हैं। तो अभी ये जो चिंता है दीपक जोशी जी की, वो चिंता हमारी अपनी सबकी, पूरे भोपाल की और पूरे मध्य प्रदेश की चिंता है। उम्मीद है कि जो राजनेता हैं, जो सरकार हैं, वो जगेंगी और इसे बचाने के लिए आगे आएंगी।
आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।